फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट? रैम इज वोलेटाइल, रोम इज वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल, रैम ऑलवेज रिटेन्स इट्स डेटा। तो आपको करेक्ट वाली बतानी है इनमें से। तो जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, ठीक है, पावर सप्लाई अगर चली गई हो तो वहां पे डाटा क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे डिलीट हो जाएगा अगर आप उस डाटा को सेव नहीं करोगे सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है वो क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। अब रोम आपकी वोलेटाइल नहीं होती, ये परमानेंट मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी ये भी क्या होती है, कि परमानेंट मेमोरी होती है। और रैम अपने डाटा को रिटेन नहीं कर सकती। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी रैम इज वोलेटाइल। नेक्स्ट है हाउ मच डाटा डज 1 टेराबाइट रिप्रेजेंट? तो आपको 1 टेराबाइट इज इक्वल टू बताना है कि कितना बाइट होता है, 2 की पावर 10 बाइट या 2 की पावर 10 मेगाबाइट या 2 की पावर 10 किलोबाइट या फिर 2 की पावर 10 गीगाबाइट। तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट के इक्वल। अब 1024 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 10 गीगाबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो यहां पे ये कन्वर्जन टेबल भी गिवन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए और उनका कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। जैसे 1 बिट का मतलब होता है 0 या फिर 1। और 1 निबल क्या होता है आपका, 4 बिट से मिलकर 1 निबल बनता है। 1 बाइट बनता है आपका 8 बिट से मिलकर। वैसे ही 1 किलोबाइट फिर 1000 बाइट। तो इस तरह से ये पूरी टेबल आपकी आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 345। ये तो डेसिमल नंबर गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो देखो जो भी नंबर डेसिमल गिवन होता है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल से ही डिवाइड करवाएंगे हम, मतलब 8 से डिवाइड कराएंगे। अब 8 से डिवाइड करवाने पे यहां पे 8 चौके 32 और 8 थी 24, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर से 8 से डिवाइड करवाना है इसको, 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3। अब ये 5 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहां पे आपका नीचे से लेके ऊपर तक लिखना है। तो आपका आ जाएगा 531। तो ये जो नंबर आया ये क्या आ गया आपका ऑक्टल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला 531। ये आंसर हो गया इसका। तो कन्वर्जन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स डज स्काई यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स? तो यहाँ पे 5 6 7 या फिर 8। तो यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ी है सिलेबस में, तो स्काई और स्काई। तो इसमें स्काई में इसमें होती है आपकी 7 बिट्स और स्काई में होती है आपकी 8 बिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला 8 बिट्स। नेक्स्ट है विच यूनिट इन ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या नन ऑफ दीज। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए एएलयू यूनिट आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू में 2 मेन यूनिट रहती है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, जिसमें से एएलयू क्या परफॉर्म करती है आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ एल इफ एल इज इक्वल टू दिस? तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये जो आइटम यहां पे स्टोर है वो एज ए लिस्ट स्टोर है यहां पे, क्योंकि लिस्ट की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो डाटा टाइप होता है ये किस में आ जाएगा फिर, लिस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ? तो यहां पे 343 और मॉडुलस फंक्शन यूज किया हुआ है और 15। तो यहां पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो अब 343 को 15 से डिवाइड करके चेक कर लो रिमाइंडर क्या आता है।
तो 15 दूनी 30 और यहाँ पे 4 और ये 3, 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 13। तो जो रिमाइंडर आएगा वही तो आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 13, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। तो मॉडुलो फंक्शन क्या देता है यहाँ पे, रिमाइंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे इनवैलिड बताना है। तो देखो कोई भी वेरिएबल का जो नाम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले वाला अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। तो आपको इनवैलिड बताना है, तो ये तो वैलिड है आपका। अब आपका रेट RATE और फिर 2, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, वैलिड है। 2 से स्टार्ट, तो कोई भी वेरिएबल नेम आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब 0 नहीं आ सकता, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं। तो इस तरह से स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आ सकते आपके किसी भी वेरिएबल नेम में। तो ये वाला इनवैलिड हो जाएगा, सी वाला। अब डी वाला रेट अंडरस्कोर 2, तो ये तो वैलिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 2 से नंबर से कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होता। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क्स का 100% चांस है कि ये पूछा ही जाएगा आपसे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है ऑलवेज, तो इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग। तो यहां पे आंसर आ जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये डिवीजन इक्वल टू, डबल डिवीजन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और प्लस इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो x इक्वल टू हाई, प्रिंट लेंथ ऑफ x इंटू 2। तो यहां पे देखो हाई की जो लेंथ है वो क्या है आपकी 2। अब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 4। तो ये 4 प्रिंट कर देगा यहां पे। तो आंसर हो जाएगा सी। विच आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड विद द प्रिंट फंक्शन टू स्पेसिफाई ए डिफरेंट सेपरेटर। तो SCP या सेपरेटर या एंड या फिर टैब। प्रिंट फंक्शन में कौन सा आर्गुमेंट यूज किया जाता है यहाँ पे, SCP। तो ये वाला आर्गुमेंट यूज किया जाता है प्रिंट फंक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट द वर्ड हाई। यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। तो ये फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से और एंड हो रहा है 31 पे, और हर बार स्टेप वैल्यू क्या आपकी 5। तो 0 पे ये प्रिंट कर देगा हाई, मतलब एक बार प्रिंट कर दिया, दोबारा 0 के बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू है 5। तो 0 के बाद नेक्स्ट टाइम 5 पे रन करेगा ये, इंक्रीमेंट बाय 5। तो 5 पे फिर से प्रिंट कर देगा हाई। अब 5 के बाद नेक्स्ट टाइम स्टेप वैल्यू फिर से 5 है, तो अब ये 10 पे रन करेगा और प्रिंट कर देगा हाई। फिर आपका 15 पे हाई, फिर आपका 20 पे, और फिर आपका 25 पे। अब फिर से इंक्रीमेंट वैल्यू 5 है, तो ये 30 पे भी प्रिंट करेगा। अब 30 के बाद नेक्स्ट 35 तक चलेगा नहीं, क्योंकि 31 इसकी एंडिंग वैल्यू है। तो 30 तक ही रन होगा ये। तो इस तरह से कितनी बार प्रिंट किया इसने, 3, 3, 6 और 1, 7। तो 7 आंसर आ जाएगा इसका। विच लॉजिक गेट इज यूज्ड टू रिवर्स द इनपुट, नोर, नैंड, एक्सोर या फिर नोट। तो नोट गेट यूज होता है कुछ भी इनपुट को रिवर्स करने के लिए। नेक्स्ट है विच डाटा टाइप इज डिजाइन टू स्टोर डाटा एज ए की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर किस में होते हैं, डिक्शनरी में होते हैं। ये तो इसके लिए क्या यूज की जाती है, डिक्शनरी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, तो ये तो तीनों ही आंसर नहीं है। और फिर डी आपका नन ऑफ अबो। तो आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि डिक्शनरी नहीं गिवन इसमें। तो की वैल्यू पेयर कौन से डाटा टाइप होता है आपका, डिक्शनरी।
इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है 14 प्लस 14 मॉडुलस 15 और आपका फ्लोर डिवीजन या डबल डिवीजन 4। तो यहां पे देखो डबल डिवीजन और आपका मॉडुलस, तो इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है। तो जब ऐसे ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी सेम हो वहां पे हम यूज करते हैं एसोसिएटिविटी, वहां पे यूज की जाती है एसोसिएटिविटी। तो जब डिवीजन या फिर आपका मॉडुलस या फ्लोर डिवीजन, तो इनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट टू राइट आपको सोल्व करना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब यहां से लेफ्ट टू राइट आपको सोल्व करना होगा एक्सप्रेशन। तो यहां पे लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले सोल्व होगा मॉडुलस फंक्शन। तो 14 मॉडुलस 15, तो जब 14 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14 ही तो आएगा, क्योंकि ये भाग ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे? 14। अब यहां से हमें आउटपुट क्या मिला? 14। उसके बाद डबल डिवीजन, अब 14 और डबल डिवीजन 4। तो यहां पे देखो 14 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, डबल डिवीजन का मतलब है फ्लोर डिवीजन, तो यहां पे 4 तिये 12, तो हमें क्या मिलेगा? यहां पे 3 मिल जाएगा। अब फ्लोर डिवीजन का मतलब यही तो होता है, ये क्या देगा? हमें 3 देगा आउटपुट। अब यहां पे 3 मिल चुका है, तो मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आया? 3। अब 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको? 17। और दूसरा फ्लोर डिवीजन को इस तरह से भी करके आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा इसका डेसिमल वैल्यू भी निकालोगे तो डेसिमल को इग्नोर करता है वो। तो 14, अब डेसिमल भी देख सकते हो इसका, तो 4 तिये 12 और यहाँ पे 2 और आपका 4 5 20, तो 3.5 आया। तो अब 3.5 में फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू 3 आएगी आपकी, तो 0.5 इसको क्या करता है? ये इग्नोर करता है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या मिलेगा? 3 तो मिलेगा, तो इसको इग्नोर कर दिया, 3 मिला। तो 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। तो बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इनमें से सोल्व कौन होगा पहले? तो इसमें से सोल्व होगा लेफ्ट टू राइट, इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से अगर मॉडुलस आए, डिवीजन आए या मल्टीप्लीकेशन आए, डबल डिवीजन आए, तो इन सब की प्रायोरिटी क्या होती है? सेम। और इनको फिर सोल्व कैसे किया जाता है? लेफ्ट टू राइट, इस ऑर्डर में सोल्व करेंगे ऑलवेज। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनवैलिड वेरिएबल नेम। फिर से इनवैलिड वेरिएबल नेम पूछा है, तो वेरिएबल नेम आपके डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, यहीं पे गड़बड़ मिलेगी ज्यादातर आपको। तो पहला ही ऑप्शन 2 से स्टार्ट कर दिया, तो यही आपका इनवैलिड हो गया। अब माई और _3 ये तो करेक्ट है, डे _2 तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इनवैलिड कौन सा होगा? ए वाला, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। Which function is used to determine the data type of a variable? तो किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप अगर पता करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज होता है पाइथन में? तो स्ट्रिंग नहीं होता, टाइप फंक्शन यूज होता है। टाइप फंक्शन क्या बताएगा आपको? उस वेरिएबल की डाटा टाइप की, वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा बी वाला। What will be the output of the following code? x, y, तो x के अंदर है 8 और y के अंदर आया आपका 6। अब x, y इक्वल टू y, तो यहाँ पे इस x को असाइन हो जाएगा y, तो मतलब x के अंदर अब वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? y वाली आ जाएगी, जो कि है 6। तो x के अंदर 6 आ चुका है। अब ये कह रहा है कि y के अंदर x -1। अब देखो x की वैल्यू, क्योंकि अब x के अंदर यहाँ पे 6 तो आ गया है, बट अब ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपाइल ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x जो उठाएगा वो कौन सी वैल्यू उठाएगा? ये वाली 8 वाली, क्योंकि चेंज हुआ नहीं है एक्चुअल में अभी, क्योंकि ये अभी प्रोसेसिंग में है। जब प्रोसेसिंग में है तो ये x कौन सी वैल्यू उठाएगा? 8 वाली। तो यहाँ पे 8 -1 करेगा ये, जो कि आ जाएगा 7। अब y को असाइन हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7। प्रिंट x, y, तो x, y प्रिंट करेगा 6, 7, मतलब 6 और 7, डी वाला आंसर हो गया ये। तो इसमें याद रखना क्या है? यहाँ पे
x इक्वल टू वाई जब हुआ है तो x के अंदर 6 आया, बट नेक्स्ट टाइम x माइनस 1, 6 माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि अभी ये लाइन क्या हो रही है आपकी, रन हो रही है, ठीक है, अभी रनिंग में है ये। तो इस चेंज के बारे में इसको नहीं पता कि x के अंदर अब 6 आ चुका है। ये x कहां से उठाएगा, ये ऊपर वाली लाइन से वैल्यू उठाएगा जो कि है 8, तो 8 में से -1 करेगा जो कि है 7। इन पाइथन व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू? तो ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ब्रेक क्या करती है, ब्रेक कर देगी लूप को, टर्मिनेट ए लूप। तो यहां पे आंसर बन रहा है आपका बी वाला, टर्मिनेट ए लूप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन? ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 100, सम इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी इक्वल टू सम। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सम है। अगर ये होता है यहाँ पे सम इक्वल टू a प्लस बी, तब ये क्या होता है, वैलिड। अब ये क्या है आपका, इनवैलिड। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन? प्लस होता है आपका कंकेटिनेशन के लिए, इन मेंबरशिप चेक करता है ये, और आपका स्टार होता है यहाँ पे रिपीटेशन के लिए। तो ये तीनों आपके स्ट्रिंग में यूज होते हैं। और ये डिवीजन ऑपरेटर जो फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, ये आपका स्ट्रिंग में यूज नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है, प्रिंट स्टार एल। तो यहाँ पे प्रिंट करना है आपको स्टार एल। तो इस सिंटेक्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस लिस्ट को ही प्रिंट करेगा, बट लिस्ट को कैसे प्रिंट करेगा, इस ब्रैकेट को रिमूव कर देगा ये। तो यहाँ पे 3, फिर आपका 74, फिर आपका पाइथन और फिर आपका 15। तो ये आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये सिंटेक्स क्या करता है, रिमूव करता है स्क्वायर ब्रैकेट को, इसको हटा देगा, ये ब्रैकेट को क्या कर देगा, रिमूव। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन 3 इक्वल टू 3 इज एग्जीक्यूटेड? तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो ये जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, कंपैरिजन। तो ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है ये, कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर रहा है राइट हैंड साइड से कि दोनों इक्वल है या नहीं है, कंपेयर कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करोगे तो 3 आपका एक सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। तो जो भी सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कोमा में होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे पाइथन में, स्ट्रिंग। तो ये जो 3 है वो यहाँ पे स्ट्रिंग का काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग। और इक्वल टू ये 3, अब ये 3 क्या है, ये इंटीजर है, ये 3 क्या है, इंटीजर। अब ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, इंटीजर। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स बताता है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे डी इक्वल टू एक डिक्शनरी गिवन है। तो डिक्शनरी में क्या रहता है आपका, की रहती है और यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरह से डाटा स्टोर होता है। अब फॉर आई इन डी, प्रिंट आई और एंड इक्वल टू हैश। तो यहाँ पे आई इन डी, तो अब ये आई क्या करेगा, जब इन ऑपरेटर यूज होता है डिक्शनरी में तो आई के अंदर स्टोर होता है आपका की। तो ये जो की है ये यहाँ पे आई में स्टोर होती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आई के अंदर क्या स्टोर होगा, एक्स। आई के अंदर क्या आएगा, एक्स। अब प्रिंट आई, तो आई को प्रिंट कर देगा ये, प्रिंट आई, और यहाँ पे एंड करेगा हैश। अब नेक्स्ट टाइम आई इन डी, तो अब आई को क्या मिलेगा, वाई। अब आई को क्या मिला, वाई। अब वाई प्रिंट कर दिया और एंड विद हैश। नेक्स्ट टाइम आई इन डी, फिर से आई को क्या होगा, अब वाई के बाद जेड मिलेगा।
और जेड को क्या करेगा, प्रिंट करेगा और हैश। तो ये सीक्वेंस में जो इसको आई को क्या असाइन होती है, की असाइन होती है, हमेशा याद रखना है यहाँ पे। 4i इन डी का मतलब यहाँ पे फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की असाइन हो जाएगी तीनों, और तीनों को ये प्रिंट कर देगा और एंड कर रहा है हैश से। तो आंसर जो आउटपुट आएगा आपका ए वाला हो जाएगा ये। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम ए इक्वल टू 1 वाइल ट्रू। तो जब तक ये वाइल ट्रू रहेगा तब तक ये चलता रहेगा आपका। अब इफ ए मोडुलो 7 इक्वल टू 0, फिर से ये इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ए मोडुलो 7 मतलब कि ए की वैल्यू को 7 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको कंपेयर करना है 0 से, मतलब कि अगर वो 0 के इक्वल होता है तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा लूप को, ब्रेक। एल्स क्या करेगा, प्रिंट ए और एंड कर दो हैश से, और फिर ए प्लस इक्वल टू 1। अब ए प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए में इंक्रीमेंट करता रहेगा और ये लूप चलता रहेगा आपका, ये लूप चलता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट। तो देखो ए इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, वाइल ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब 1 7 से डिवाइड करके चेक किया तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, इफ क्या हो गया, फॉल्स। तो प्रिंट कर देगा ए को, तो ए को प्रिंट करने का मतलब 1 प्रिंट हो गया और एंड कर दिया हैश। अब ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 का मतलब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 2 चलेगा। फिर से इफ 2 मोडुलो 7, तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब इफ वाला फिर से फॉल्स और प्रिंट करेगा 2 को और एंड विद हैश। फिर से ए प्लस 1 मतलब 3, ए की वैल्यू 3 को मोडुलो 7, फिर से इफ आपका फॉल्स होता है प्रिंट कर देगा 3 और हैश। तो इस तरह से चलता रहेगा। फिर 4 पे भी प्रिंट हो जाएगा, 5 पे भी प्रिंट और 6 पे भी प्रिंट। जैसे ही यहाँ पे 7 वैल्यू होती है, 7 पे क्या करेगा, इफ 7 मोडुलो 7, तो 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब 0 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है। अब यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा ये वाइल लूप। भाई वाइल लूप है ये, कहीं ना कहीं तो ब्रेक होगा ना, नहीं तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, ये नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएगा, कभी एंड होगा ही नहीं प्रोग्राम। अब इसको ब्रेक करेगा इफ, तो ये कब करेगा, जब ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 7 पे ब्रेक कर जाएगा, तो ये 7 पे कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, वाइल से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू प्रिंट होने वाली है और इसका आउटपुट आ जाएगा आपका बी। आउटपुट क्या आ जाएगा, बी। तो 7 को प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड ए इक्वल टू एक्स वाई कोमा वाई जेड। तो ये लिस्ट गिवन है 4i इन ए। अब फॉर लूप लगाया है, प्रिंट आई डॉट अपर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आई को असाइन होगा यहाँ पे एक्स वाई, पहला एलिमेंट। अब आई डॉट अपर, तो आई डॉट अपर का मतलब एक्स वाई, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है, डॉट अपर। तो यहाँ पे अपर फंक्शन यूज होता है आपका, मेथड यूज होता है स्ट्रिंग में। तो ये क्या करेगा, एक्स वाई को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक्स वाई डॉट अपर का मतलब इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। तो क्या रिटर्न करेगा ये, कैपिटल में एक्स वाई। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कैपिटल में एक्स वाई, और उसको प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा एक्स वाई। अब नेक्स्ट है आई इन ए। अब आई को असाइन हो जाएगा वाई जेड। तो आई को क्या असाइन हो गया आपका, वाई जेड। अब फिर से वाई जेड, ये स्ट्रिंग है डॉट अपर। तो डॉट अपर क्या करेगा, फिर से अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो कैपिटल वाई और जेड। तो प्रिंट हो जाएगा अब कैपिटल वाई और जेड। तो यहां पे आउटपुट आ जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इंपोर्ट मैथ। तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया यहाँ पे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रिंट मैथ डॉट फैब्स -67.43। तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल में एक मेथड यूज होता है FABS, मतलब कि अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। और वो वैल्यू नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, नॉन नेगेटिव वैल्यू।
और साथ में फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, याद रखना ये फ्लोट वैल्यू, साथ में क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू। नॉन नेगेटिव का मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां पे देखो प्रिंट मैथ डॉट फेब्स -67.43, तो ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा एक टाइप से, तो नेगेटिव साइन को खत्म करता है ये। तो यहां पे क्या रिटर्न करेगा ये 67.43। तो जैसा कि मैंने बोला नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है और साथ में फ्लोट वैल्यू देगा, तो 0.43 ये पूरा पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रिंट मैथ डॉट फेब्स -8, तो नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पे 8 रिटर्न कर देगा ये, और साथ में ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, तो 8 का मतलब है 8.0, क्या रिटर्न करेगा 8.0। नेक्स्ट मैथ डॉट फेब्स 8, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, बट पॉजिटिव वैल्यू तो है, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, तो 8.0 रिटर्न करेगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा आपको 67.43, 8.0 और 8.0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। राइट द आउटपुट, फिर से इंपोर्ट किया गया यहाँ पे मैथ नाम का मॉड्यूल, यहाँ पे फ्लोर और सील दो फंक्शन फिर से यूज होते हैं। तो अब देखो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे वाली वैल्यू रिटर्न करता है ऑलवेज, और सील फंक्शन क्या करेगा, अपर वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर 0.7, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लोअर वैल्यू, तो 0.7 की लोअर वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे 0। नेक्स्ट 1.3, तो यहाँ पे सीलिंग फंक्शन है, सील फंक्शन क्या करता है, अपर वैल्यू, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 2। अब नेक्स्ट है मैथ डॉट फ्लोर -5.4, देखो -5.4 है, तो ये फ्लोर फंक्शन यूज कर रहे हैं, फ्लोर का मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो -5.4 की लोअर वैल्यू आएगी आपकी -6, ये वैल्यू क्या आएगी -6। चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिख लो, ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये आपका -2, ये आपका -3, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये लोअर वैल्यू कहलाती है आपकी, तो -3, -4, -5, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है -6 लोअर कहलाएगा -5 से, तो यहाँ पे माइनस क्या रिटर्न कर देगा ये 6। अब नेक्स्ट है मैथ डॉट सील -5.4, ये अपर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अपर वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -5.4 की -5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0, 2, -6 और -5 ए वाला, तो ये आउटपुट आ गया यहाँ पे। राइट द आउटपुट, लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, तो यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज किया गया है। तो सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा ये, ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेगा। अब प्रिंट लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 को फिर प्रिंट करना है, तो यहां पे मेनली क्या काम हो रहा है, सॉर्ट फंक्शन इसको सॉर्ट कर रहा है, बट ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये क्या करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज करता है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, तो ये जो लिस्ट है आपकी जहां पे स्टोर है, मेमोरी के अंदर जहां पे भी स्टोर है, तो उस मेमोरी में उस लोकेशन पे जाकर वहीं पे ये सॉर्ट करता है एलिमेंट को। तो ये किसी भी एड्रेस पे स्टोर हो सकती है आपकी लिस्ट 1, लिस्ट 1। तो अब जैसे ही सॉर्ट फंक्शन लगाया तो इसने यहां पे जाकर इसी लोकेशन पे वैल्यू को क्या कर दिया, यहां पे सॉर्ट कर दिया। तो अब ये लिस्ट आपकी चेंज होकर सॉर्ट होकर क्या बन जाएगी आपकी 10, 11, 26, 32, 65 और 81। अब ये आपकी आ चुकी है लिस्ट 1। अब इसके बाद प्रिंट लिस्ट 1, तो आपकी जो लिस्ट है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि ओरिजिनली अब आपकी लिस्ट है ये वाली, तो इसी को प्रिंट करेगा, तो यहां पे आंसर आ जाएगा बी वाला। तो यहां पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जो सॉर्ट फंक्शन होता है ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करता है ऑलवेज, कोई नई कॉपी जनरेट नहीं करता कि नई कॉपी जनरेट करके वहां पे एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट, फिर से लिस्ट 1 गिवन है। अब यहां पे सॉर्टेड फंक्शन का यूज हुआ है, सॉर्टेड लिस्ट 1, तो अब ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है आपका, यहां पे जो ओरिजिनल लिस्ट है, जो ओरिजिनल लिस्ट है आपकी किसी भी मेमोरी लोकेशन पे 11, 32, 65,
26, 81 और 10। अब सॉर्टेड क्या करता है, एक नई लोकेशन पे एलिमेंट को सॉर्ट करके स्टोर कर देगा एक नई लोकेशन पे। तो मान लो उस लिस्ट का नाम है लिस्ट 2। अब यहां पे इसने सॉर्ट कर दिया सारे एलिमेंट को और स्टोर कर दिया 10, 11, 26, 32, 65 और 81। अब ये नई लोकेशन पे है और ये ओरिजिनल लिस्ट आपकी जो पहली वाली लोकेशन पे स्टोर है। अब प्रिंट लिस्ट 1, अब ये लिस्ट 1 को प्रिंट करने बोल रहा है। तो लिस्ट 1 में आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे लिस्ट 1 आपकी एज इट इज है। तो ये प्रिंट करेगा लिस्ट 1 को जो कि एज इट इज है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए वाला ही आपका, क्योंकि ये सॉर्टेड करने के बाद में एक नई लिस्ट जनरेट करता है। तो उस लिस्ट को तो ये प्रिंट करने की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है प्रिंट लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यही डिफरेंस है सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन में। दोनों फंक्शन में जो डिफरेंस है वो क्या, आपका सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, ओरिजिनल वाली लिस्ट में चेंज करता है। सॉर्टेड क्या करता है, एक नई लिस्ट जनरेट करता है यहाँ पे जहां पर सॉर्टेड एलिमेंट होंगे आपके। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट। फिर से एक लिस्ट गिवन है यहाँ पे, माई लिस्ट डॉट अपेंड। तो अपेंड फंक्शन यूज हुआ है, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, प्रिंट माई लिस्ट। तो देखो अपेंड फंक्शन क्या करता है, तो अपेंड फंक्शन एट ए टाइम सिंगल एलिमेंट ऐड करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आर्गुमेंट जो पास किया है वो एक लिस्ट है, वो क्या है, एक लिस्ट। तो ये लिस्ट एज ए सिंगल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर होगी और आपकी इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगी एंड में। तो जो गिवन लिस्ट आपकी 10, 20, 30 और 40, तो इसके एंड में जाकर ये लिस्ट क्या हो जाएगी, अपेंड एज ए सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे 50 और कोमा 60। नेक्स्ट माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब इसी लिस्ट में एक्सटेंड फंक्शन यूज हुआ है। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करता है, बट यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास होता है वो एज ए लिस्ट ही पास होता है ऑलवेज। अब ये मल्टीपल एलिमेंट कंसिडर करेगा इसको, लेकिन तो 80 और 90 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब 80 और 90, 80 और उसके बाद 90 प्रिंट करेगा माई लिस्ट। तो फाइनली ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए वाला। वट विल बी द आउटपुट। फिर से एक लिस्ट गिवन है एल डॉट पॉप और इसके अंदर फिर से एल डॉट पॉप 0 और प्रिंट एल। तो यहाँ पे अगर पॉप फंक्शन की बात करें तो ये लिस्ट में कैसे काम करता है, तो लिस्ट में पॉप फंक्शन यहाँ पे अब आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उसको ये क्या करेगा, डिलीट करता है, उसको क्या करता है, डिलीट। लेकिन अगर ये इंडेक्स नंबर नहीं दोगे तो ये कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले एलिमेंट को, बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट। बट ये कब होगा, जब आप इंडेक्स नंबर ना दो इसको, जब इंडेक्स नंबर प्रोवाइड ना करो तब ये चलेगा। तो यहां पे देखो एल डॉट पॉप, पहले ये अंदर वाला फंक्शन काम करेगा। तो एल डॉट पॉप 0, तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखो 1, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपका 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है 1। तो पॉप 0 का मतलब 1 को इसने रिमूव कर दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू रिटर्न करता है रिमूव करके। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या रिटर्न हो जाएगा आपका 1। तो एल डॉट पॉप 0 से क्या मिला आपको 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 1। तो इस एलिमेंट को इसने डिलीट कर दिया। तो अब आपकी लिस्ट में एलिमेंट आ चुके हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पे 1 मिला। अब फिर से फंक्शन को रीड करो एल डॉट पॉप, और यहां से हमें क्या मिला 1। तो अब यहां पे बन चुका आपका एल डॉट पॉप 1। तो ये 1 फिर से इंडेक्स नंबर कंसिडर होगा, बट अब इस वाली लिस्ट में होगा 1 को डिलीट करने के बाद। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर देखो, ये 0 है, ये 1 है। तो 1 पे कौन है अब 3। तो यहां से क्या रिटर्न करेगा, ये 3। तो 3 को डिलीट कर देगा। तो यहां से क्या डिलीट किया इसने 3, और 3 को रिटर्न कर दिया। तो इसको डिलीट करने के बाद लिस्ट में एलिमेंट आपका 2, उसके बाद आएगा 4, फिर आपका 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फाइनली ये लिस्ट आपकी चेंज हो चुकी है। अब आपको लिस्ट को प्रिंट करना है, प्रिंट एल।
तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा आपका फाइनली। अब ये मैच कर लो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे 2 4 5 2 4 5 6 7 8 9, तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो गया आपका। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी सकता है आपका। व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर से एक लिस्ट गिवन है यहाँ पे। अब L2 इक्वल टू L1, तो L2 को असाइन हो चुकी है L1। तो यहाँ पे देखो L1 एक लिस्ट है, 100 200 और 300। तो ये L1 आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर है, कहीं पे भी हो सकती है मेमोरी में, ठीक है, कोई भी एक एड्रेस पे स्टोर है, ये एलिमेंट आपके स्टोर है 100 200 और 300। अब L2 इक्वल टू L1 का मतलब है कि L1 असाइन हो गया अब L2 को भी, बट यहाँ पे जो असाइनमेंट हो रहा है तो इसी लिस्ट को, इसी सेम मेमोरी लोकेशन पे जो लिस्ट है उसी पे यहाँ पे असाइन कर दिया L2। अब L1 भी ये है आपकी और L2 भी यही है आपकी, तो आपकी लिस्ट सेम है, सेम मेमोरी लोकेशन पे है, मेमोरी लोकेशन आपकी चेंज नहीं हुई है यहाँ पे। अब इसके बाद L2 अब L2 इसके इंडेक्स 1 पे चेंज किया है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करी है 400। तो इस वाले लिस्ट में ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, तो L2 ये आपकी लिस्ट है, सेम ही तो लिस्ट है। अब L2 के 1 वाले इंडेक्स पे 200 की जगह पे यहाँ पे कर दिया 400, तो यहाँ पे क्या कर दिया 400, तो इस लिस्ट में चेंज हो गया। अब इसके बाद कह रहा है प्रिंट L1 कि L1 को प्रिंट करो, तो भाई L1 भी तो यही लिस्ट थी, तो अब L1 में क्या प्रिंट होगा 100 400 और 300, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी वाला। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये कह सकते हो, अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फंडा क्या है कि L2 इक्वल टू L1, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जो L1 है जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, सेम मेमोरी लोकेशन वाले ही लिस्ट असाइन हो चुकी है L2 को। अब इसका नाम कह सकते हो सेम, अब इसका नाम L1 है और इसका नाम L2 भी है, तो जो L2 में चेंज होगा वो L1 में भी होगा, या जो L1 में चेंज होगा वो L2 में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सेम लोकेशन पे लिस्ट स्टोर है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर से सेम लिस्ट गिवन है, अब क्या किया है L2 इक्वल टू लिस्ट ऑफ L1, तो यहां पे एक फंक्शन यूज किया है लिस्ट नाम का। तो ये फंक्शन क्या करता है, तो ये फंक्शन क्या करता है, लिस्ट फंक्शन एक नई लिस्ट क्रिएट करता है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट पास करवाना होगा आपको, कोई ना कोई सीक्वेंस पास करवाना होगा। तो यहाँ पे देखो भाई L1 इक्वल टू है आपका 100, फिर आपका 200, ये है आपका 300। अब यहाँ पे L2 इक्वल टू लिस्ट फंक्शन यूज हुआ और L1 सीक्वेंस आपने पास करवा दिया। तो L2 के अंदर अब क्या होगा, एक नई लिस्ट जनरेट होगी, एक नई लिस्ट जनरेट होगी जहां पे एलिमेंट होंगे आपके L1 वाले। तो यहाँ पे 100 होगा, ये आपका 200 और ये आपका 300। अब इन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट हुई है, ये नई लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब कह रहा है कि L2 में चेंज करो, L2 1 400, तो L2 तो ये है और इसका 1 वाला ये है, तो यहाँ पे 400 कर दो, ये 1 इंडेक्स पे, ये 0 पे, ये 2 पे है। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट करो L1 को, तो भाई L1 में तो आपने चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे L1 ओरिजिनल आपकी, तो L1 को प्रिंट करने का मतलब सेम आपकी प्रिंट हो जाएगी 100 200 और 300, ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा था, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज करने का मतलब नया सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करना होगा और उस सीक्वेंस को लेकर एक नई लिस्ट जनरेट करेगा, एक नई लिस्ट जनरेट कर दी। अब नई लिस्ट में यहाँ पे चेंज कर रहा है ये, उसके बाद कह रहा है कि पुरानी वाली प्रिंट करो, तो भाई पुरानी वाली में तो चेंज ही नहीं किया। नेक्स्ट है व्हाट विल द आउटपुट, तो फिर से एक लिस्ट गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है पाइथन। अब L इक्वल टू L प्लस S, तो यहाँ पे कंकेटिनेशन का यूज किया है, बट कंकेटिनेशन लिस्ट और स्ट्रिंग का कर रहे हो, तो यहीं पे तो गड़बड़ है। फिर कह रहा है कि प्रिंट करो L, तो भाई लिस्ट और स्ट्रिंग दो डिफरेंट डाटा टाइप कंकेटिनेट नहीं हो सकते, सेम होने चाहिए,
क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, लिस्ट प्लस लिस्ट, या स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आपका कंकेटिनेट हो सकता है यहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, या आपका इंटीजर में इंटीजर कंकेटिनेट हो सकता है। तो सेम डाटा टाइप होना चाहिए। तो यहीं पे प्रॉब्लम है तो ये एरर दे देगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एरर, कुछ भी कंकेटिनेट नहीं होने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, मॉडुलो फंक्शन होता है, सिंगल डिवीजन, डबल डिवीजन, ये सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर डबल डिवीजन, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो आंसर हो गया ए वाला। सपोज ए टपल इज डिक्लेयर एज, तो एक टपल डिक्लेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, करेक्ट बोल रहा है कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बोल रहा है, इनमें से कौन सी गलत है। तो प्रिंट T1, तो ये तो वैल्यू प्रिंट कर देगा। T1 का मतलब यहाँ पे टी टपल जो है यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स पे है 12, तो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट मैक्स ऑफ टी, तो इसका मैक्स निकाल के दे देगा जो कि है 43। लेंथ ऑफ टी, तो यहाँ पे एलिमेंट बता देगा जो कि है 4। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखो, T2 इक्वल टू 49, ये कह रहे कि इस टपल में चेंज कर दो, 2 वाले इंडेक्स पे क्या डाल दो 49। तो टपल में तो चेंज ही नहीं कर सकते हम, लिस्ट में चेंज हो सकता है, टपल में चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही तो गड़बड़ है, बी वाला आंसर हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर। तो ये वैलिड इनवैलिड, एक क्वेश्चन 100% आना है इसका। तो वैलिड कौन सा है, तो 8 से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये तो इनवैलिड हो गया। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये आपका वैलिड है। अब माई और नेम के बीच में यहाँ स्पेस दे दिया, तो ये तो इनवैलिड हो गया। और माई और ये आइफन, आइफन तो आता ही नहीं, तो ये भी इनवैलिड। अब अगर ये होता माई और यहाँ पे अंडरस्कोर, तो ये आपका वैलिड बन जाता, ये आपका वैलिड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि आपको वैलिड आइडेंटिफायर बताना है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट, ए इक्वल टू 8.7, बी इक्वल टू 2 और ए डबल डिवीजन बी। तो देखो 8.7 डबल डिवीजन यूज किया है 2 से, तो यहां पे देखो 8.7 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 चौके 8, यहां पे 7। अब पॉइंट आ जाएगा 2 तिये 6 और ये आपका 10 और 2 पंजे 10। तो डबल डिवीजन क्या करता है, इस डेसिमल पॉइंट को ही तो रिमूव करता है ये। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.0। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 4.0। फ्लोर डिवीजन, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर वाली वैल्यू लोअर वाली वैल्यू देगा, तो 4.35 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4.0 ही तो देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अब 100 को डिवाइड करना है 25 से, तो यहाँ पे 25 4 पे गया, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4.0। अब ये देखो 4.0 क्यों आया, 4 क्यों नहीं आया। तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये ऑलवेज आउटपुट देता है आपका फ्लोट वैल्यू, ऑलवेज क्या देगा, फ्लोट वैल्यू। तो ये जो 4 आया तो ये 4.0 देगा आपका, तो ऑलवेज एक डेसिमल वैल्यू देता है आपका डिवीजन ऑपरेटर, इसलिए 4.0 आया। तो ये टॉपिक ध्यान से कर जाना, एक तो सिंगल डिवीजन, एक आपका डबल डिवीजन, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आना है। ये भी फुल चांसेस होते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, फ्लोट या फ्लोट नहीं आएगी या 4.0 आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज है इजी। लेकिन हम एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे आंसर गलत टिक हो जाता है फिर। Which of the following types of loop are not supported by Python। तो while होता है उसमें 4 होता है, do while नहीं होता पाइथन में, आंसर हो जाएगा सी। What could be the minimum and maximum possible number by the following। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया रैंडम नाम का मॉड्यूल। अब प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, तो देखो रैंड इंट एक मेथड यूज होता है आपका रैंडम मॉड्यूल में। अब इसमें कह रहा है कि 4,11, तो यहाँ पे
रेंड इंटीजर क्या करता है, ये इंटीजर रिटर्न करता है बिटवीन 4 to 11, 4 to 11 के बीच में कोई भी एक इंटीजर रैंडम रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड, दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी इंक्लूड, 4 भी रिटर्न कर सकता है और 11 भी, और 4 और 11 के बीच में कोई भी एक इंटीजर, रैंडम इंटीजर रिटर्न करेगा ऑलवेज। अब याद रखने वाली चीज है कि 4 भी इंक्लूड होता है और 11। अब ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बाद उसमें माइनस करना है 4, तो यहाँ पे माइनस करना है 4। तो अब बताना आपको कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या रिटर्न करेगा। तो देखो मिनिमम की बात करें तो 4 से 11 के बीच में मिनिमम कौन है, 4 ही तो है, और ये 4 वैल्यू इंक्लूड भी करता है, तो मतलब कि 4 रिटर्न भी कर सकता है। तो मिनिमम वैल्यू अगर 4 रिटर्न कर दी तो 4 माइनस 4 0 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल चुकी। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 11 है, और 11 ये इंक्लूड भी करता है, तो मतलब 11 भी रिटर्न कर सकता है। तो 11 माइनस 4 7, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 आई और मैक्सिमम वैल्यू 7, तो आंसर आ जाएगा ए वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहां पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुए हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से, नोट, फिर आपका एंड, और लास्ट में आपका और। तो देखो ये रहा नोट, ये एंड और ये और, तो इस तरह से यूज हुए। तो इन तीनों को कैसे हम सोल्व करते हैं, अगर ये सेम एक्सप्रेशन में आ जाए तो इनकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो क्या रहता है, सबसे पहले नोट, फिर आपका एंड, और फिर लास्ट में होता है और। तो ये याद रखना, अब इसी ऑर्डर को फॉलो कर लो। तो सबसे पहले नोट वाला सोल्व होगा, तो नोट यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे नोट है, तो मतलब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे कह रहा है 7 लेस देन 18, तो भाई 7 तो लेस देन 18 है, तो मतलब कि यहाँ पे ट्रू आ गया, बट ट्रू के आगे लगा है नोट, तो इसको रिवर्स कर देगा, तो इसका हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। यहां पे हमें क्या मिला, फॉल्स। तो ये नोट सोल्व हो गया। अब देखो नोट के बाद सोल्व होता है एंड, तो यहां पे एक एंड लगा हुआ है, इस एंड को सोल्व कब करेंगे, जब ये वाला सोल्व होगा। बट यहां पे देखो जब एंड लगा है तो एंड में क्या होता है, अगर एक वैल्यू आपकी फॉल्स आती है तो दूसरी वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स ही तो मिलेगा। तो अगर आप इसको सोल्व भी करोगे तो यहां से हमें 4 लेस देन 18, तो ये ट्रू मिला, ये क्या मिला, ट्रू। बट यहां पे ये क्या है, फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या बनाएंगे भाई, एंड लगा है तो फॉल्स ही तो आएगा। तो यहां से हमने ये सोल्व कर लिया। अब ये और है, बट ये और सोल्व होगा पहले, उससे पहले सोल्व होगा ये वाला एंड। इस एंड को सोल्व करने के लिए ये सोल्व करना पड़ेगा आपको, 6 लेस देन 10, तो ये तो ट्रू है, ये क्या आपका ट्रू, और ये 10 लेस देन 6, ये क्या है आपका फॉल्स, ये क्या हो गया अब फॉल्स। अब इनके बीच में एंड है, जब इनके बीच में एंड है और ये फॉल्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों से हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। अब देखो ये फॉल्स मिला, ये फॉल्स मिला, बीच में क्या है और, जब और लगा है दोनों ही फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स ही तो मिलेगा, तो बी वाला आंसर हो गया। तो यहाँ पे फाइनली फॉल्स मिला। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, फिर से हमें आउटपुट बताना है, तो x, y 7, 2, तो x को असाइन हो जाएगा 7 और y को असाइन हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट x, y, x इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले इस x को असाइन होगा x प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 7, तो ये 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो x में स्टोर हो जाएगा आपका 8, तो x में वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 8। अब नेक्स्ट y, अब y आपका y प्लस 3 है, तो y की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 5, तो y में अब आ चुका आपका 5। अब नेक्स्ट कह रहा है x इक्वल टू x प्लस 10, तो ये जो x है ये वाला x उठाएगा ये, अब ये x ये वाला x उठाएगा क्योंकि अभी ये रन हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है, अभी रनिंग में है, तो इस x में कौन सी वैल्यू आएगी, प्रीवियस वैल्यू 7, तो ये 7 प्लस 10, तो इस x में अब वैल्यू अपडेट हो चुकी है 17, तो x में क्या आ चुका है आपका 17। अब इसके बाद कह रहा है प्रिंट x, y, तो अब y में फाइनली आ चुका है 5 और x में क्या है आपका 17, तो यहाँ पे 17 और 5 ये प्रिंट हो जाएगा।
फॉर ए गिवन डिक्लेरेशन इन द पाइथन एस इक्वल टू वेलकम व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे देखो एस इक्वल टू वेलकम, तो ये एक स्ट्रिंग है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे S1 और ये 2 और यहाँ पे बीच वाली वैल्यू नहीं दी, मतलब कि एंड नहीं गिवन है। 1 का मतलब ये स्टार्टिंग है आपकी और ये आपकी स्टेप वैल्यू है, लास्ट वाली क्या होती है स्टेप वैल्यू। तो आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो इंडेक्स देखो 0 1 ये 2 ये 3 ये आपका 4 ये 5 और ये 6, तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 वाली वैल्यू पहले प्रिंट होगी, तो सबसे पहले ई प्रिंट होगा, सबसे पहले ई। तो वैसे ऑप्शन को देखोगे तो डी वाले ऑप्शन में ही ई सबसे पहले आ रहा है, तो आंसर यही होने वाला आपका। बट अब होगा कैसे, तो अब 1 को प्रिंट करने के बाद ये स्टेप वैल्यू 2 है, तो 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा इसके बाद। तो 3 पे जो वैल्यू है वो सी है, तो सी को प्रिंट करेगा। अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे कौन है एम, तो यहाँ पे एम प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टपल, तो पहले वाला टपल है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला भी है, तो लास्ट वाला टपल नहीं है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट अगर टपल लेना है तो आपको कॉमन लगाना ही पड़ेगा, ये तो मिनिमम कंडीशन है। अगर सिंगल एलिमेंट है तो हमें कोमा लगाना ही लगाना है, जबकि डी वाले में कोमा नहीं लगा, तो आपका डी हो जाएगा नॉट ए टपल। कौन सा टपल नहीं है, डी वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर से यहाँ पे एक डिक्शनरी गिवन है, आप देखो अमित 90 रेशमा 96, तो यहाँ पे की और वैल्यू गिवन है, की और वैल्यू। अब प्रिंट जोन इन डी, तो मैंने बोला ये जो इन मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, की वैल्यू उठाता है ऑलवेज। ठीक है, की को ही उठाएगा ऑलवेज, तो की का मतलब जोन इन डी। तो इस डिक्शनरी में अगर जोन है तो अमित हो गया, रेशमा हो गया, सुखबीर हो गया और जोन, ये चार ही तो की है यहाँ पे। तो यहाँ पे जोन अगर की में है तो मतलब कि ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे जोन है तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमें क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। उसके बाद 90 इन डी, क्या 90 है, क्योंकि इन ऑपरेटर यूज हो रहा है तो की को ही चेक करेगा, ये सिर्फ ये की को चेक करेगा, वैल्यू को नहीं चेक करने वाला। तो की के अंदर तो 90 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब यहाँ पे सेपरेटर यूज किया हैश, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, हैश, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा आपका ट्रू और फॉल्स, तो ए वाला आंसर है आपका। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये तो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन आपका। तो यहां पे डिक्शनरी में आपको ध्यान रखना है कि जो इन ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये ओनली काम करता है की के ऊपर, तो की को ही चेक करता है, ये वैल्यू को चेक नहीं करेगा। फिर से डिक्शनरी गिवन है, ठीक है, तो एक एग्जाम नाम की और एक रिजल्ट नाम की। विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ द बोथ डिक्शनरी, अब दोनों को मर्ज करना है, दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट मर्ज करेगी, तो देखो डिक्ट हैश एग्जाम डॉट अपडेट डिक्ट रिजल्ट, डिक्ट एग्जाम प्लस डिक्ट रिजल्ट, तो यहाँ पे प्लस का यूज कर लिया तो ये तो गलत है, सीधी सी बात है, कनकेटिनेट ऐसे नहीं करते डिक्शनरी को। अब डिक्ट एग्जाम डॉट एड, एड नाम का फंक्शन यूज नहीं होता डिक्शनरी में। डिक्ट एग्जाम डॉट मर्ज, मर्ज नाम का भी फंक्शन यूज नहीं होता डिक्शनरी में, तो ये लास्ट वाले तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो अपडेट नाम का फंक्शन होता है डिक्शनरी में, अपडेट। तो अपडेट क्या करता है, जो आपकी डिक्ट अंडरस्कोर एग्जाम वाली डिक्शनरी है इसमें अपडेट करेगा। क्या अपडेट कर देगा, ये वैल्यू अपडेट ऐड कर देगा डिक्ट अंडरस्कोर रिजल्ट वाली, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने का मतलब मर्ज हो गया वो। तो अपडेट फंक्शन यूज होता है डिक्शनरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर से आपको आउटपुट बताना है, यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है प्रिंट str और ये -1, तो इस टाइप का जो सिंटेक्स होता है ये रिवर्स करने के लिए यूज होता है। तो अगर स्ट्रिंग गिवन है तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, लिस्ट गिवन है तो लिस्ट को कर देगा, टपल गिवन है तो टपल को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है, इसको रिवर्स करके लिख लो, तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, रिवर्स करके आउटपुट दे देगा ये।
फिर से आउटपुट बताना है। यहाँ पे लिस्ट गिवन है, प्रिंट एल ऑफ -1 तो यहाँ पे देखो लिस्ट गिवन है, -1 का मतलब ये -1 है, ये आपका -2 है, लास्ट से अगर चलें तो -1। अब -1 के अंदर -1, तो -1 के अंदर -1 ये है आपका n, क्योंकि a आपका -2 हो जाएगा, तो -1 को प्रिंट करेगा ये, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी वाला, ये आंसर आ गया।